बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम है। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम माशाल्लाह थर्ड ऑर्डर करने जा रहे हैं, रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर। डियर एस्पिरेंट्स, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको खुद पहले तैयारी करके डेप्थ में पढ़ के फिर मैं आपको एक ऐसा लेक्चर डिलीवर करूं कि जो हर लिहाज से इस चीज़ को कवर करे, जो इस लिहाज से नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अगर कल को आप प्रैक्टिस में भी जाते हैं तो आपको वो मेरी चीज़ें याद आएँ और वो आप उनको कोर्ट में जो है वो अप्लाई भी करें, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है। डियर एस्पिरेंट्स, एक आप लोगों से जो शिकवा है वो ये है कि एप्रिसिएशन उस तरह नहीं आती जिस तरह आनी चाहिए। आप व्हाट्सएवर आप जो लेक्चर पढ़ रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके कमेंट्स में जाके ये लिखने से कि सर मैंने ये लेक्चर पढ़ लिया है, ताकि आपकी प्रेजेंस जो है वो प्रूव हो रही हो, या अगर एप्रिसिएशन हो जाए, दैट इज द बेस्ट वन। एक्चुअली जो आपकी एप्रिसिएशन है वो जो बंदा पढ़ा रहा होता है उसको मोटिवेट करती है कि और करो, और अगर आप ऐसे नहीं करते तो वो भी एक वक्त आता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो प्लीज़ प्लीज़, और एक और जो बात है वो ये है कि आप लोग जो है वो लेक्चर्स को पूरी तरह से शेयर नहीं करते, आप उसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। यही वजह है कि हम यहाँ जहाँ से चले थे, जितने लोग हमारे साथ तैयारी कर रहे थे, आज भी उतने ही लोग हैं। आज भी कोई बंदा जिसको पता चलता है तो वो यही कहता है कि सर मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं बताया। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, एक लिंक को पकड़ें, उसको हर जगह पे शेयर करें, उसके साथ सूटेबल वर्ड्स लिखें जो लोगों को मोटिवेट करें। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हैं जो आपको पढ़ा रहा है उसको, तो फिर आपको उसकी बात पे भी अमल करना चाहिए। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह ताला ने आपको एक इतना अच्छा आपके लिए जरिया बना दिया पढ़ने के लिए, तो आप उसको दूसरे से क्यों छुपाते हैं? आप क्यों नहीं समझते कि वो आपकी भी जिम्मेदारी है, जिस तरह पढ़ाने वाले की जिम्मेदारी है कि वो आपके साथ जो है वो शेयर करे, अपना नॉलेज शेयर करें, इस तरह आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसे हर एक बंदे तक पहुंचाएं। तो थैंक यू सो मच। अब हम आगे चलते हैं, तो आज हम थर्ड लेक्चर जो है, थर्ड ऑर्डर जो है उसको देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो स्कीम को देख लेते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर को, इसके जी रूल्स हैं 6, ठीक है। सबसे पहला रूल है वो है अपीयरेंस में बी इन पर्सन बाय रिकॉग्नाइज एजेंट और बाय प्लीडर, ठीक है। रूल 2 है रिकॉग्नाइज एजेंट्स के बारे में। रूल 3 सर्विस प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज एजेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर, सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस। अच्छा, इनका आपस में क्या लिंक है? देखें, जो अपीयरेंस होगी ना, या कोर्ट में जो भी मामलात होंगे, कोर्ट में जो भी मामलात होंगे वो 3 लोग उसको कर सकते हैं। एक तो पार्टी इन पर्सन खुद उसको कर सकती है, या रिकॉग्नाइज एजेंट कर सकता है, या कौन कर सकता है, प्लीडर कर सकता है। ये कौन कहता है? ये रूल 1 कहता है। 3 लोगों के नाम लेता है, पार्टी इटसेल्फ, और दूसरा रिकॉग्नाइज एजेंट, और तीसरा जो है वो प्लीडर। तो अगले जो 2 रूल हैं वो डील करते हैं रिकॉग्नाइज एजेंट से कि वो कौन है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। और अगले जो 3 रूल्स हैं वो डील करते हैं किससे? प्लीडर से। तो आपको समझ आ गई कि इसकी स्कीम ये एक दूसरे से किस तरह से लिंक कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो कोर्ट में जितने भी एक्शन होते हैं ना, यूजुअली केस इन कोर्ट में भी, फिक्स कोर्ट में जितने भी एक्शन होते हैं उनको हम 3 हिस्सों में अप्लाई कर सकते हैं। टू अपीयर, एक तो अपीयरेंस के लिए केस हो सकता है, और एक है टू अप्लाई, और एक है टू एक्ट, ठीक है। अच्छा, टू अप्लाई का मतलब जो पार्टी की तरफ से खुद से, यानी पार्टी एक एप्लीकेशन मूव करने जा रही है, पार्टी एक कोर्ट में जो है वो प्लेन प्रेजेंट करने जा रही है, टू अप्लाई हो गया। और टू एक्ट से मुराद क्या है कि कोर्ट की डायरेक्शन पे अमल करने जा रही है, कोर्ट की डायरेक्शन पे जो अमल करने जा रही है। तो फिर टू अप्लाई और टू एक्ट में आपको फर्क समझ आ गया। जो पार्टी खुद से कोर्ट के से इस्तदा करने जा रही है उसको कहेंगे टू अप्लाई, और जो कोर्ट के डायरेक्शन पे अमल होने जा रहा है उसको क्या कहेंगे? टू एक्ट। अच्छा, ये चीजें, ये तीनों काम जो है, ये कौन कौन कर सकता है? देखें, पार्टी इन पर्सन कर सकती है ऊपर वाले काम तीनों, या उसका रिकॉग्नाइज एजेंट कर सकता है, या उसका जो है वो प्लीडर, जिसको हम वकील एडवोकेट बोलते हैं, वो कर सकता है। अच्छा, इसको हम देखते हैं। अब जो एक्ट है ना, इसको जरा समझने की कोशिश करनी है। एक्ट में अपीयरेंस भी शामिल है,
ठीक है। और टू एक्ट में जो है वो अप्लाई करना भी शामिल है, ठीक है। और टू एक्ट में टू प्लीड करना भी शामिल है। और टू टेक सब्सटेंटिव स्टेप्स लाइक टू विड्रॉ सूट, टू मेक compromise, टू मेक एग्जामिन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। इन अदर वर्ड, except appearance and pleading, all steps taken in the court are covered by टू एक्ट। एक्चुअली मैं जो है वो डिफरेंस करना चाह रहा हूँ किसमें, टू प्लीड में और जो बाकी कोर्ट में काम होते हैं उसके दौरान। अब वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि प्लीड में और टू एक्ट में क्या फर्क है। टू प्लीड मीन ओनली अपीयरेंस एंड टू मेक ओरल असर्शन बिफोर द कोर्ट। प्लीड से क्या मुराद है कि जो बंदा कोर्ट में प्लीड कर रहा है वो सिर्फ कोर्ट में पेश हो सकता है और कोर्ट के सामने ओरली कोई असर्शन कर सकता है, ठीक है। इन अदर वर्ड, टू प्लीड मीन ओनली राइट ऑफ ऑडियंस, बस। अच्छा, टू प्लीड ओनली ए मीमो ऑफ अपीयरेंस इज सफिशिएंट। वो जो मीमो ऑफ अपीयरेंस नहीं देते कि अभी वकालतनामा जो है वो नहीं आया, ठीक है, तो वो बंदा सिर्फ जो मीमो ऑफ अपीयरेंस दे रहा है वो सिर्फ कोर्ट में क्या हो सकता है, पेश हो सकता है और कोर्ट से जुबानी कोई जो है वो इस्तदा कर सकता है, ठीक है। अ पर्सन हु विल प्लीड इज कॉल्ड प्लीडर। वो बंदा जो कोर्ट में पेश होगा और प्लीड करेगा उसको क्या कहेंगे, प्लीडर कहेंगे। वेयर टू एक्ट, अ पावर ऑफ अटॉर्नी एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ एक्शन इज मैंडेटरी। जबकि एक्ट करने के लिए जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी होना जरूरी है। प्लीडर जो है वो प्लीड करेगा अगर मीमो ऑफ अपीयरेंस है उसकी फेवर में, और जो प्लीडर है वो एक्ट करेगा अगर उसकी फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी है। आपने देखा है पावर ऑफ अटॉर्नी में सारी नेचर लिखी होती है एक्शंस के, कि मेरे बिहाफ पे ये करे, ये करे, ये करे, वह विड्रॉ करे, ये करे। तो जो एक्ट करने की पावर है वो पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, और जो प्लीडर है उसके लिए सिंपल मीमो ऑफ अपीयरेंस जो है वो सफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई कि एक्ट में और प्लीडर में जो है वो क्या फ़र्क है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे जाके इसकी जो है वो ज़रूरत पड़नी है। अच्छा जी, उसके बाद अब ये जो अबव अपीयरेंस है, एप्लीकेशन या एक्शन है, ये इन पर्सन भी पार्टी खुद से कर सकती है अपना सारा दावा सारा कुछ, और वो रिकॉग्नाइज एजेंट कर सकता है, अपीयरेंस भी कर सकता है, और वो प्लीड भी कर सकता है बशर्ते कि उसको ऑथोराइज किया गया हो, और प्लीडर भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो सिर्फ प्लीड करेगा तो उसके लिए मीमो ऑफ अपीयरेंस चाहिए, लेकिन अगर उसने एक्ट करना तो उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो जरूरी है। अच्छा, इन पर्सन से क्या मुराद है कि पार्टी, इट इज द चॉइस ऑफ द पार्टी टू अपीयर इन पर्सन और थ्रू रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर। पार्टी चाहे खुद पेश हो जाए, चाहे रिकॉग्नाइज एजेंट के थ्रू पेश हो जाए, चाहे प्लीडर के थ्रू पेश हो जाए, बट द कोर्ट कैन बाउंड अ पार्टी टू अपीयर इन पर्सन। लेकिन कोर्ट पार्टी को कह सकती है इन पर्सन आओ। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर 10 रूल 4 वो कह सकता है, उसके तहत कोर्ट कह सकती है कि कोई पार्टी इन पर्सन आए, ठीक है। यही था ऊपर उसने कहा था ना, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। अभी मैं सॉरी वो हमें पढ़ते हैं तो मैं बताता हूँ। एंड इफ सम पार्टी रिफ्यूजेस टू अपीयर इन पर्सन, द सेम मे बी पेनलाइज्ड अंडर ऑर्डर 11, ऑर्डर 9 है मेरा ख्याल है शायद, ऑर्डर 9 रूल 12 के तहत उसको क्या किया जा सकता है, पेनलाइज किया जा सकता है अगर वो बंदा जो है वो कोर्ट के कहने पे इन पर्सन जो है वो नहीं आता। इधर चला गया, अगर वो कोर्ट के कहने पे नहीं आता, ठीक है जी। तो आपको इन पर्सन हो गया। उसके बाद थ्रू रिकॉग्नाइज एजेंट, ठीक है। अब एक शख्स जो है वो थ्रू रिकॉग्नाइज एजेंट आना चाहता है, तो उसके लिए पर्सन एक्सप्रेसली ऑथोराइज फॉर अपीयरेंस प्लीडिंग और एक्शन जो है, तो उसके लिए क्या है जी, कि उसके लिए एक्सप्रेस ऑथोराइजेशन जो होनी है वो जरूरी है, या दूसरे अल्फाज में स्पेशल या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसका होना जो है वो जरूरी है, ठीक है। अब आपने बड़े नाम सुने होंगे, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। अच्छा, जिसके पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है ना,
उसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इसके पास स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है वो सिर्फ वही काम कर सकता है जो कि उस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो उस पेपर के अंदर लिखा हुआ है। अगर ये लिखा हुआ है कि ये बंदा मेरे बिहाफ पे बाबर नदीम साहब की अदालत में पेश हो और वहां पे पेश होके ये काम करे और ये मेरा दावा प्लीड करे, तो ये उसी दावे के लिए इसको कहते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। और ये सिर्फ बाबर नदीम साहब की अदालत के लिए, ये किसी और की अदालत के लिए नहीं है। इसको बोलते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। इसका रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एक हो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कि ये मेरे पे आप पे कहीं पे भी पेश हो, किसी भी अदालत में जाए और वहां पे जाके ये मेरी ये प्रॉपर्टीज हैं इनको मैनेज करे, इनके बारे में दावाजात करे, ये वो व्हाट्सोएवर। तो अगर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है अंडर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। क्यों? क्योंकि अक्सर जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होते हैं वो होते हैं किसके बारे में? प्रॉपर्टी के बारे में। और हमें पता है अगर 100 रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी हो और वो किसी का राइट अफेक्ट कर रही हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी है। तो आपको आज मैंने बताया मुख्तारे खास और मुख्तारे आम, ठीक है। ये जो मुख्तार रिकॉग्नाइज एजेंट, अच्छा आप वकील में यानी कौंसल में और रिकॉग्नाइज एजेंट में फर्क कर रहे हैं ना। कौंसल तो वो है जिसने कोर्ट में पेश होकर प्लीड करना है। प्लीडर वैसे तो सारे प्लीड कर सकते हैं जो यानी लीगली केस को देखेगा। तो या तो वो जो वकील होगा उसके फेवर में वकालतनामा होगा किसकी तरफ से? असल पार्टी की तरफ से। और अगर पार्टी ने अपना रिकॉग्नाइज एजेंट रखा हुआ है तो वो रिकॉग्नाइज एजेंट क्या करेगा? वो वकालतनामा जो है उसको क्या करेगा? उसको साइन करेगा। तो होप कि आपको रिकॉग्नाइज एजेंट की जो है वो समझ आ गई। अच्छा, जनरल रूल ये है कि वही बंदा रिकॉग्नाइज एजेंट होगा जिसकी फेवर में क्या होगा? एक्सप्रेसली अथोराइज, क्या मतलब? इन राइटिंग एक डॉक्यूमेंट होगा जिसको मुख्तारे खास या मुख्तारे आम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक एक्सेप्शन ऐसी है कि जहां पे वो ऑथोराइज एजेंट कहलाएगा लेकिन उसके लिए रिटर्न परमिशन की जरूरत नहीं है। वो कहाँ है? देखें, अ पर्सन दो नॉट एक्सप्रेसली ऑथोराइज बट कैरिंग ऑन ए बिजनेस और ट्रेड फॉर पार्टीज विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट व्हेन पार्टीज आर नॉट रिजाइडिंग विद इन लोकल लिमिट ऑफ द कोर्ट। देखिए, वो बंदा जो है किसी कंपनी का सब ऑफिस है, किसी कंपनी का सब ऑफिस है कोर्ट के दूध में, और वो कंपनी या उसके जो मालिक हैं वो वहां नहीं है, ठीक है। या किसी बंदे की इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वहां पे उसने कोई बंदा एजेंट बिठाया हुआ है और खुद वो कहीं और रहता है, कोर्ट की जुरिडिक्शन में नहीं रहता। तो ये कहते हैं कि वो जो बंदा इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन में बैठा है ना, उसको आप रिकॉग्नाइज एजेंट तस्वर करोगे। उसके लिए जो है वो क्या कहते हैं? एक्सप्रेसली ऑथोराइज होना जो है वो जरूरी नहीं है। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। फिर रूल 3 कहता है, अच्छा, a recognized agent will be served in the same manner as a party is served, ठीक है। कि एक रिकॉग्नाइज एजेंट को भी उसी तरह ही सर्व किया जाएगा जैसा कि किसी दूसरी पार्टी को अंडर ऑर्डर 5 जो है वो क्या किया जाता है? सर्व किया जाता है। अच्छा, एज यूजुअल हम जरा वो साथ में रीडिंग भी कर लेते हैं। तो अपीयरेंस में भी इन पर्सन बाय रिकॉग्नाइज्ड बाय प्लीडर एनी अपीयरेंस एप्लीकेशन और एक्ट इन आर टू एनी कोर्ट रिक्वायर्ड और authorized by law to be made or done by any party in such court may except where otherwise expressly provided। जैसे मैंने मिसाल दी कि एक पार्टी थ्रू रिकॉग्नाइज एजेंट या प्लीडर अपीयर हो सकती है, लेकिन अगर कोर्ट ने कह दिया कि भाई पार्टी इन पर्सन खुद आए तो फिर पार्टी को इन पर्सन खुद ही आना पड़ेगा। तो ये वेयर एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, ठीक है, बाय लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स बी मेड और डन बाय द पार्टी इन पर्सन। ये ऊपर वाले जो काम है वो पार्टी खुद भी कर सकती है, बाय रिकॉग्नाइज एजेंट भी कर सकती है, बाय प्लीडर भी कर सकती है। कौन सा प्लीडर? अपीयरिंग, अप्लाइंग और एक्टिंग एज द केस में बी ऑन हिज बिहाफ। क्यों जी, बोलें जी, समझ आ गई? मेरा नहीं ख्याल इतना मुश्किल है, मैंने आपको जो है वो ऑलरेडी बड़ी डिटेल में जो है वो ये बता दिया है, ठीक है।
अब नीचे भी वही बात कह रहा है, प्रोवाइडेड एट एनी सच अपीयरेंस शैल इफ द कोर्ट सो डायरेक्ट बी मेड बाय पार्टी इन पर्सन। अगर कोर्ट कह देगी तो पार्टी को फिर इन पर्सन जो है वो आना पड़ेगा। अच्छा, मैंने रूल 2 भी आपको करवा दिया रिकॉग्नाइज एजेंट के बारे में। वो क्या कहता है, वो कहता है recognize agent, the recognized agent of the party by whom such appearance application and act may be made or done, or person holding power of attorney authorize them to make and do so appearance application act on behalf of such party। बच्चों वही बात तो होगी ना कि उसके हक में स्पेशल अटॉर्नी यानी मुख्तारनामा खास या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हो। तो समझ आ गई, बताने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। या person carrying on trade or business for and in the name of the party not resident within the local limits of the jurisdiction of the court within which limit the appearance application or act is made or done in matter connected with such trade or business only where no other agent is expressly authorized to make and do so appearance application and act। वो ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोर्ट के जुरिडिक्शन में कोई पार्टी जो है उसका बिजनेस चलता है, वो पार्टी नहीं वहां रहती, लेकिन कोई उसको मैनेज करता है, उसको उनका नुमाइंदा उसको क्या करता है, मैनेज करता है। और उस कोर्ट में जो केस पेंडिंग है वो भी उसी बिजनेस से मुतल्लक है, और कोई ऊपर वाली तरह कोई ऑथोराइज एजेंट भी नहीं उन्होंने मुकर्रर किया हुआ उस पार्टी ने जिसका बिजनेस है। तो उस सूरत में वो जो नुमाइंदा है, जो कैरी ऑन ट्रेड, जो वो बिजनेस चला रहा है, उसको क्या समझा जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज एजेंट समझा जाएगा। बच्चों मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई है, ठीक है। सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज एजेंट, process served on the recognized agent of shall be effectual as if the same had been served on the party in person unless the court otherwise direct। लो जी, वो कहता है कि एक रिकॉग्नाइज एजेंट की भी तलबी ऐसे ही होगी जैसे कि एक पार्टी की होती है। ये हम आगे ऑर्डर 5 पढ़ने जा रहे हैं। आगे उसने वाजे भी कर दिया है, उसने कहा द प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन अ पार्टी टू अ सूट शैल अप्लाई टू द सर्विस प्रोसेस ऑन इज रिकॉग्नाइज एजेंट। तो होप के आपको रूल 3 तक जो है वो समझ आ गई है। अब हम चलते हैं प्लीडर की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, प्लीडर। वैसे ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऊपर, ठीक है। देखें, चले इधर से पढ़ा देता हूं, बड़ा इजी है। कहता है नो प्लीडर शैल एक्ट फॉर एनी पर्सन इन एनी कोर्ट। अब किसकी बात हो रही है, प्लीडर की, ठीक है। अगर वो प्लीडर, अच्छा, अनलेस ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द पर्पस बाय सच पर्सन बाय अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग signed by such person or by his recognized agent or by some other person authorized by or under a power of attorney to make such appointment। देखो वो कह रहा है कि एक्ट की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, एक्ट करना चाह रहा है, प्लीड नहीं, एक्ट करना चाह रहा है। तो उस सूरत में वो कह रहा है कि आ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग साइंड, एक डॉक्यूमेंट इन राइटिंग हो, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हम वकालतनामा जो है वो बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट ठहरे, इसको मैं दोबारा पढ़ाता हूँ, जो मैंने नोट्सों की शक्ल में लिखा है वो ज्यादा आसान है। ये देखें, अच्छा सबसे पहले प्लीडर की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लीडर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन व्हिच स्टेट्स दैट प्लीडर मीन एनी पर्सन entitled to appear and plead। देखिए यहाँ एक्ट का वर्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि जो एक्ट की पावर है वो किसने देनी है प्लीडर को, वो वकालतनामे ने देनी है, ठीक है। टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन द कोर्ट एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट। प्लीडर की डेफिनेशन में एडवोकेट, वकील एंड अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट शामिल है। अच्छा इस बात में कंफ्यूज नहीं हो जाना, एडवोकेट और वकील में क्या फर्क है। कुछ स्टैट्यूट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एडवोकेट लिखा होता है, कुछ ऐसे पुराने स्टैट्यूट्स भी हैं जहां पे वकील का जिक्र है। तो किसी कंफ्यूजन से बचने के लिए उसने एडवोकेट और वकील जो है वो वहां पे जो है वो लिख दिया है। तो प्लीडर की डेफिनेशन समझ आ गई। अच्छा अब रूल 1 कह रहा था अ प्लीडर कैन ओनली बी अपॉइंटेड बाय साइनिंग ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड वकालतनामा, ठीक है। फिर वही रूल 1 बताता है कि वकालतनामा कौन कौन साइन कर सकता है, पार्टी इटसेल्फ कर सकती है, उसका रिकॉग्नाइज एजेंट कर सकता है, या ऑथोराइज पर्सन कर सकता है। अच्छा और रिकॉग्नाइज एजेंट अगर कर रहा है तो उसके लिए उसकी फेवर में स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का होना
या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का होना जरूरी है। अच्छा, अब ऑथोराइज पर्सन से क्या मुराद है? उस सूरत में अथॉरिटी लेटर मस्ट बी नेक्स्ट विद वकालतनामा। अब एग्जांपल लेंगे तो आपको ऑथोराइज पर्सन की समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वापडा is not recognized agent but authorized person, so along with वकालतनामा authority letter must be produced। लो जी, यानी वो जो ऑथोराइज पर्सन है उसके फेवर में क्या हो, लेटर हो, किसकी तरफ से, वापडा की तरफ से, तो वो वकालतनामे को क्या कर सकता है, वो साइन कर। यानी गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे होते हैं, ऑथोराइज पर्सन, उनको कहा जाता है। हो कि आपको मेरी बात जो है उसकी जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे थी। नो प्लीडर शैल एक्ट फॉर एनी पर्सन इन कोर्ट अनलेस ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द बाय पर्सन by document signed by such person or by his recognized or by some other person duly authorized by or under a power of attorney to make such appointment। बच्चों बोलो, समझ आ गई आपको? ठीक है, यानी देखें, एक शख्स है, उसने क्या किया है, अदालत में वकालतनामा दिया, ये तो हो गया प्लीडर। वो वकालतनामा साइन किया हुआ है किसने? वो किसने साइन किया है? एक या तो पार्टी ने खुद किया है या उसके ऑथोराइज एजेंट ने किया है। अगर ऑथोराइज एजेंट ने किया है तो उसी वकालतनामे के साथ क्या लगेगा, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो लगेगा। और अगर वही जो वकालतनामा है वो अगर साइन किया है किसी ऑथोराइज पर्सन ने, किसी डिपार्टमेंट के बंदे ने, तो फिर वो एक लेटर उस डिपार्टमेंट की तरफ से जो उस नुमाइंदे को ऑथोराइज कर रहा हो कि भाई तुम हमारे बिहाफ पे वकील करो और हमारे बिहाफ पे अदालत में पेश हो जाओ, उस बंदे की तरफ से वो अथॉरिटी लेटर उसकी फेवर में होना जरूरी है। होप के बच्चों आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। रूल 2 कहता है एन अपॉइंटमेंट ऑफ लीडर विल रिमेन इन फोर्स अनलेस। हाँ जी, कब तक वो जो अपॉइंटमेंट है प्लीडर की, यानी एक वकालतनामा कब तक इंटैक्ट रहता है? अनलेस टर्मिनेट विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय अ राइटिंग साइंड बाय द क्लाइंट और द प्लीडर। जब कोर्ट में पेश होके वकील या साइल बयान दे दे और वो कहे कि जनाब मैं अपना, साइल कहे जी मैं अपना वकील जो है इनको अब अपना वकील नहीं करना चाहता, तो वो वकालतनामा खत्म हो गया। या वकील पेश होके ये कहे कि जी मैं अब इसकी वकालत नहीं करना चाहता, तो वो क्या कर देगा, वो जो वकालतनामा जो दिया था, जो प्लीडर को अपॉइंट करने के लिए जो ऑथोराइज, वो क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। या दूसरा, दोनों में से कोई एक जो है उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, क्लाइंट की या प्लीडर उसकी। आगे, ऑल प्रोसीडिंग इन दी सूट्स आर एंडेड सो फार एज रिगार्ड द क्लाइंट। या फिर वो प्रोसीडिंग्स जिनके हवाले से वो वकालतनामा दिया गया था वो क्या हो जाए, वो प्रोसीडिंग्स मुकम्मल हो जाए, तो भी वो जो अपॉइंटमेंट, वो वकालतनामा जो था वो क्या हो जाएगा, वो कम टू एन एंड आ जाएगा। अब प्रोसीडिंग्स की आगे जो डिटेल है वो रूल 3 वो कहता है प्रोसीडिंग में सिर्फ दावा ही नहीं आएगा, उसमें अपील ही नहीं आएगी। प्रोसीडिंग में एप्लीकेशन फॉर रिव्यू अगर चल रही है जजमेंट की, फैसले के बाद, तो वो आ जाएगी। या किसी ने 144 या 152 की एप्लीकेशन दी है तो उसमें भी वही वकालतनामा जो है वो क्या किया जाएगा, वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। यानी याद रखिएगा बच्चों, अपील में या कनेक्टेड प्रोसीडिंग में नया वकालतनामा देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अपील इज आल्सो कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल सूट, तो वो वकालतनामा उधर भी वही वकालतनामा चलता है। इसी तरह अगर बाद में रिव्यू की एप्लीकेशन या ये एप्लीकेशन दी जा रही है तो वो वकालतनामा पहला जो है वो टर्मिनेट नहीं किया। या अपील फ्रॉम एन डिक्री और ऑर्डर इन द सूट, या application for purpose of obtaining copy of the document or return of document produced for obtaining refund of monies paid in the court। तो ये सारे वो काम हैं जो कि दावा डिसाइड होने के बाद के हैं, लेकिन वो प्रोसीडिंग की डेफिनेशन में क्या होंगे, शामिल होंगे। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। मैं आपको रूल 3 की भी जरा वो करवा दूं, आपको क्या कहते हैं, every such appointment shall filed in court and shall be deemed to be in force until determined। determined का मतलब क्या, खत्म कर देना,
यानी एंड कर देना कैसे, विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से, बाय राइटिंग इन राइटिंग लिख के दिया जाए, साइंड बाय द क्लाइंट आर प्लीडर। जैसे वकालतनामा था वैसे ही वो या अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं या वो एक पेज के ऊपर लिख के दें एक एप्लीकेशन की सूरत में कि वो अपना वकील नहीं करना चाहते, या वकील लिख के दे कि मैं इसका साइल का वो नहीं होना चाहता कौंसल, एज द केस में बी, एंड फाइल्ड इन कोर्ट, और फिर कोर्ट में फाइल हो जाए, और या दूसरी सोर्स until the client or the pleader dies, या उनमें से किसी की डेथ हो जाए, और until all proceeding in the suits are ended so far as regard to the client, या फिर all proceeding come to an end। अब all proceeding की हमने डिटेल क्या पढ़ी है, वो सब रूल 3 में है, ये वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट, an application under section 147 bound the code, any appeal from decree or order in suit, and any application or act of the purpose of obtaining copy of document or return of produce filed in the court, or obtaining a refund of monies paid in the court in connection with the suit shall be deemed to be proceeding in the suit। क्यों बच्चों बोलो, मेरी बात की समझ आ गई आपको? ठीक है, आगे है सब रूल 4 है, वो कहता है where a person appointing pleader is unable to write his name is mark on the document, his mark वो thumb impression on the document appointing pleader shall be attested by such person and in such manner as specified by high court through its journal order। ठीक है, अगर वो शख्स अपना नाम नहीं लिख सकता वकालतनामे के ऊपर या दस्तखत वगैरह नहीं कर सकता, तो उस सूरत में उसके क्या लिए जाएंगे, थंब इंप्रेशन लिए जाएंगे, और उसको कोई ना कोई बंदा क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा जैसा कि हाई कोर्ट कहेगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोर्ट में, जो मेरी कोर्ट में प्रैक्टिस चल रही है, उसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होती किसी के ना, सिंपल थंब इंप्रेशन वगैरह जो है वो होते हैं। मैं इसमें मजीद सर्च करूंगा क्या हाई कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर है कि अगर एक अनपढ़ बंदा वो मार्क कर रहा है अपने वो सिग्नेचर वगैरह, तो उसको आइडेंटिफाई भी करना वकालतनामे पे क्या जरूरी है। ठीक है, अच्छा, तो ये था रूल 4। ठीक है, द हाई कोर्ट may by general order direct that where person by whom a pleader is appointed is unable to write his name, his mark upon the document appointed by the pleader shall be tested by such person and in such manner as may be specified in the order। ठीक है बच्चों, समझ आ गई मेरी बात की? उसके बाद आगे है, अच्छा, अब ऊपर हमने बात की थी किसकी, शुरू में वो बात की थी टू एक्ट की, किसकी बात की थी, नो प्लीडर शैल एक्ट। लेकिन अब जो हम रूल पढ़ने जा रहे हैं वो सिंपल किसके बारे में है, प्लीडिंग के बारे में है। ठीक है, ये देखें रूल 5, नो प्लीडर हु हैज बीन एंगेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्लीडिंग ओनली। बताया था ना, प्लीड का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्लीड का मतलब सिर्फ अपीयर होना और ऑरल कोर्ट, जैसे मीमो ऑफ अपीयरेंस पे कोई वकील साहब पेश होके कहते हैं कि जज साहब मुझे सिर्फ जो है वो आज उसने एंगेज किया है तो मैं अगली डेट पे वकालतनामा दूंगा, तो उसके मीमो ऑफ अपीयरेंस पे कोर्ट एक डेट डाल देती है, कोई मटेरियल वर्क जो है वो नहीं करती। ठीक है, अच्छा चले हम इस तरह पढ़ लेते हैं उसको पहले। मीमो ऑफ अपीयरेंस लो, याद रखें अगर मीमो ऑफ अपीयरेंस के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो रेलेवेंट प्रोविजन क्या है, रूल 4 और सब रूल क्या है, 5 है। A pleader who has been engaged for the purpose of pleading only and shall not plead on behalf of the unless he file a memorandum of appearance signed by him in the court and stating। लो जी, मीमो ऑफ अपीयरेंस अगर देना है किसी ने तो वो इन राइटिंग होना चाहिए, और उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, द नेम ऑफ द पार्टी टू द सूट, द नेम ऑफ द पार्टी फॉर होम ही अपीयर्स, द नेम ऑफ द पर्सन बाय होम ही इज ऑथोराइज्ड टू अपीयर। तो ये चीजें उसके अंदर क्या होनी चाहिए जी, उसमें शामिल होनी चाहिए मीमो ऑफ अपीयरेंस में। ठीक है, अच्छा उसके बाद डिफरेंस बिटवीन वकालतनामा एंड अपीयरेंस, ये तो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि वकालतनामा होगा तो वो एक्ट भी कर सकता है, मीमो ऑफ अपीयरेंस होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, प्लीड करेगा। ठीक है, अब सब रूल 5 की तरफ चलते हैं, इसको जरा पढ़ लेते हैं। No pleader who has been engaged for the purpose of pleading only shall be plead on behalf of any party unless he filed a memorandum of appearance signed by himself and stating the name of the party to the suit। उसमें दावे की तफसील लिखी हो, the name of the party from whom he appears,
जिस पार्टी की तरफ से वो पेश हो रहा है, द नेम ऑफ द पर्सन बाय होम ही इज ऑथोराइज टू पर्सन। अगर बहुत सारे प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है तो उसको किसने ऑथोराइज किया है, ये उसके अंदर लिखा जाए। ठीक है ठीक है यानी नेम ऑफ द पार्टी, यानी वो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है जिसकी तरफ से वो पे, और जिस बंदे ने उनको ऑथोराइज किया उसका नाम, उसकी तफसील। ठीक है, provided that nothing in this sub shall apply to any pleader again to plead on behalf of any party by any other pleader who has been duly appointed in to act in court on behalf of such party। पता है ये क्या कह रहा है? ये बच्चों ये कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, कि अगर कोई जूनियर वकील किसी सीनियर वकील के बिहाफ पे पेश हो रहा है और वो सीनियर वकील का वकालतनामा रिकॉर्ड पे मौजूद है, तो वो जूनियर वकील को वकालतनामा दाखिल करने की जरूरत नहीं है, वो पेश हो सकता है, वो प्लीड कर सकता है, सिर्फ प्लीड नॉट एक्ट। ठीक है, देखिए, provided and nothing in sub shall apply to any pleader engaged to plead on behalf of any party by an other pleader, जिसको किसने एंगेज किया है, another pleader ने, who has been duly appointed, और वो जो अदर प्लीडर है उसका वकालतनामा जो है वो क्या मौजूद है, तो नथिंग इन दिस सब रूल शैल अप्लाई, क्या मतलब कि उसको मीम ऑफ अपीयरेंस देने की जरूरत नहीं है। देखें, यही चीज मैंने यहाँ आसान करके लिखी है, एंड अदर प्लीडर मे अपीयर ऑन प्लीड विदाउट मीम ऑफ अपीयरेंस। Proviso of A is very important. The crux of proviso is that another pleader may appear or plead on behalf of the pleader appointed by the party without any means of appearance. In fact, the aim of said proviso is to encourage junior and young advocates so that they may appear before the court. However, a clerk cannot represent a party or pleader. ये जो क्लर्क की हाजिरी हम जजेस लगा लेते हैं, ये गलत है, ये कोई लॉ नहीं है। क्लर्क जो है वो जो कोर्ट में पेश हो रहा है वो उसका कोई वो नहीं है, यानी लॉ नहीं है, उसकी कोई बाइंडिंग फोर्स जो है वो नहीं है। हाँ, जूनियर जो है वो पेश हो सकता है, उनके बिहाफ पे प्लीड कर सकता है। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं रूल 5 की तरफ। तो सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर। ठीक है, जो वो जो प्लीडर है अगर उसकी सर्विस करवानी हो तो उसका क्या तरीकाकार है। एनी प्रोसेस सर्व्ड ऑन प्लीडर ऑफ एनी पार्टी आर लेफ्ट एट द ऑफिस और ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ सब प्लीडर, तो वो उसका जो ऑफिस का एड्रेस है या उसका घर का जो एड्रेस है वहां पे उसको किया जा सकता है सर्व, एंड वेयर द सेम इज फॉर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज आर नॉट शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी ड्यूली कम्युनिकेटेड and made down known to the party whom the pleader represents। और एक दफा उसके प्लीडर को इतला हो गई ना, तो ये कहता है कि ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे कि उस पार्टी को इतला हो गई है, और ये भी प्रिज्यूम किया जाएगा कि उस पार्टी को ड्यूली कम्युनिकेट हो, यानी प्रिजम्पशन अटैच हो जाएगी। And unless the court otherwise direct shall be as effectual for the purpose as if the same has been given to serve on the party in person। और उसके कौंसल पे नोटिस सर्व हो जाने का मतलब ऐसे ही है कि जैसे पार्टी पर इन पर्सन क्या हो गया, वो सर्व हो गया। ठीक है, अच्छा जी, इधर भी यही लिखा होगा। ठीक है, सर्विस ऑन प्लीडर मीन सर्विस ऑफ द पार्टी, ये रूल 5 कहता है। ठीक है, अच्छा ये फिर वही लिखा आ रहा है आगे। आगे एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस। ठीक है, beside the recognized agent described in rule 2, any person residing within jurisdiction of the court may be appointed an agent to accept service of the process। यानी ये पार्टी की मर्जी है कि वो रिकॉग्नाइज एजेंट के अलावा वो किसी बंदे को ऑथोराइज कर दे कि ये मेरे बिहाफ पे कोर्ट का समन जो है वो उसको क्या कर ले, वसूल कर ले। ये ऑर्डर 5 में भी आएगा। Appointment to be in writing and to be filed in such appointment may be special or general and shall be made by instruction in writing signed by principal and such instrument, or if the appointed general a certificate shall be filed in the court। और अगर किसी ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है सर्विस के लिए तो उसको वो डॉक्यूमेंट जिसके तहत उसने उसको अपॉइंट किया है वो कोर्ट के अंदर आना चाहिए, तो फिर ये समझा जाएगा कि उसने सर्विस के लिए जो है वो एक आदमी को किया है वो ऑथोराइज कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हम पढ़ चुके हैं सारा, रूल 1 लीडर ये सारा पढ़ चुके हैं। रूल 3 मीम ऑफ अपीयरेंस भी पढ़ चुके हैं। ये भी होगा सर्विस ऑफ लीडर, ये रह गया सिर्फ। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या है,
अच्छा, surface of the parties ये भी हो गया। A party may appoint a person residing within local limit of the court as agent so that he may accept any service, but condition that authorization to accept service must be expressed and must be filed in the court। बच्चों बहुत आसान करके आप लोगों को ऑर्डर ठीक समझाया है। प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।